हेलो, जय हिंद एवरीवन। मैं विकास तंवर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं एग्जाम टॉक्स में। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और डिफेंस के लिए आपकी प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी चल रही होगी आई थिंक। ठीक है, क्योंकि एग्जाम्स जो हैं वो आ चुके हैं। एनडीए, सीडीएस, एफ कैट, सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट, अलग अलग एग्जाम्स जो हैं वो आ चुके हैं और हर एक एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस पूछने का तरीका होता है। टॉपिक लगभग सेम मिलेंगे आपको हर एक कंपटीशन में, पर लेवल जो है क्वेश्चंस का वो अलग अलग मिलेगा। जैसे एनडीए का लेवल अलग होगा, सीडीएस का अलग, एफकेट का अलग और सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट का लेवल थोड़ा सा अलग। पर हम यहाँ पे जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं जीके का पोर्शन, जिसमें हमने सबसे पहले स्टार्ट किया है पॉलिटिकल साइंस को या पॉलिटी के लेक्चर्स को। ये लेक्चर नंबर 5 है। अगर आप चाहते हैं, आप ऑफिसर बनना चाहते हैं तो भाई पहले चाहे किसी भी टीचर के साथ अपना सिलेबस है वो कंप्लीट करें, फिर मॉक टेस्ट दें और देखें आपका स्कोर कितना जाता है। अगर मॉक टेस्ट में अच्छा स्कोर है फिर आप अपने इंटरव्यू या फिर एसएसबी के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। जैसे सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट में इंटरव्यू है, बाकी में हम एसएसबी बोलते हैं, तो उसके लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। हमारी स्ट्रेटजी क्या रहने वाली है इन एग्जाम्स को लेके, तो हम पहले करेंगे टॉपिक कवर, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं वो हम यहाँ पे आपके कवर करेंगे, ताकि एग्जाम में जब आप बैठें तो आपको रियलाइज हो कि हमें टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग भी है और हम इस क्वेश्चन को बाय हुक और बाय क्रुक निकाल लेंगे। हमें सिर्फ क्वेश्चंस ही नहीं, हमें एग्ज़ाम निकाल के इस बार अकेडमीज़ तक पहुंचना है, चाहे वो नेशनल डिफेंस एकेडमी हो, इंडियन मिलिट्री एकेडमी हो, ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी हो या एयरफोर्स एकेडमी। तो वहां तक अगर हमें पहुंचना है तो हमें एक बंदे के साथ जुड़ना पड़ेगा जो आपको सिलेबस कंप्लीट करा सके, एग्ज़ाम निकलवा सके। अगर आपको लगता है कि मैं आपको अच्छे से करा सकता हूँ तो आप मेरे साथ करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें ये वीडियो और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर नहीं लगता तो आप किसी और के साथ कर सकते हैं, पर हाँ मेरा अपना मानना यह है कि अगर आप मेरे साथ जुड़ेंगे तो डेफिनेटली आपको 100% मैं बेनिफिट देने वाला हूं। बहुत ज़्यादा आपको यह रियलाइज होगा जब आप एग्जाम में बैठेंगे कि काफ़ी बेनिफिट हमें इन क्लासेस से हुआ है। तो इन क्लासेस की अगर पीडीएफ आप लेना चाहते हैं तो एग्जाम टॉक्स पे जाएं, वहां पे आप सर्च करें, टेलीग्राम पे जाके एग्जाम टॉक सर्च करें या व्हाट्सएप पे जाके सर्च करें या इंस्टाग्राम पे इस आईडी विकास तंवर 04 को जाके सर्च करें और अपना डाउट है तो वो इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। फॉलो करना चाहें ना करें आपकी मर्जी है। अब आते हैं क्लास की तरफ। अब तक हमने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के कुछ लेक्चर्स जो हैं वो ले लिए हैं। अब हम आते हैं नेक्स्ट लेक्चर के ऊपर, और जिन भी स्टूडेंट ने नहीं देखी वीडियो तो पहले वो देखें फिर यहाँ पे आएँ ताकि चीज़ें आपको अच्छे से समझ आएँ। तो आपका मैंने बताया था टोटल 4 जो चार्टर एक्ट हैं वो पास किए गए हैं कंपनी के द्वारा। तो जो थर्ड चार्टर वो था चार्टर एक्ट ऑफ 1833। अब इस चार्टर एक्ट के अंदर क्या क्या बातें कही गई हैं, तो इसमें जो सबसे पहली बात अगर मैं बताऊं तो इसमें मैं एक पॉइंट यहां पे ऐड करूंगा, और वो पॉइंट क्या है, मोनोपोली ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी एंडेड। मोनोपोली ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी एंडेड। मैंने बताया था कि 1813 में 1813 में जो कंपनी की मोनोपोली है वो एक्सटेंड कर दी थी टी के लिए, चाइना के लिए और अफीम के लिए। पर फाइनली 1833 में जो कंपनी की मोनोपोली है वो पूरे तरीके से आपकी समाप्त कर दी जाती है, एंड कर दी जाती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट तो यही है कि कंपनी मोनोपोली एंडेड इन 1833 कंप्लीटली। अगर ना हो 1833 तो 1813 जरूर मिलेगा। अब आते हैं फर्स्ट पॉइंट से। तो इसमें क्या कहा गया है, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कोल्ड गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। अब 1833 से पहले क्या था कि एक गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था जो पूरे भारत के अंदर जितनी भी ब्रिटिशर टेरिटरीज थी उनको संभालता था। पर आफ्टर 1833 जो कानून पास हुआ तो उन्होंने गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को रिप्लेस कर दिया, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को रिप्लेस कर दिया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया से। यानी 1833 से पहले उनको लगता था कि हमारा बंगाल और कुछ एरिया के ऊपर अधिकार है, पर 1833 में उन्हें रियलाइज हुआ कि हमने भारत के बहुत बड़े हिस्से पे कब्जा कर लिया और जितनी भी टेरिटरीज हैं भारत के अंदर उनको एक व्यक्ति गवर्न करेगा, जिसको उन्होंने डेजिग्नेशन या पोस्ट दी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया नाम से। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आएगा कि सर आपने बताया था फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल कौन था, लॉर्ड वॉर्न हेस्टिंग्स। इसका जवाब आप मुझे कमेंट में भी दे सकते हैं। ठीक है, अब आप मुझसे पूछोगे कि सर लास्ट कौन था, तो आप लास्ट बताओ। अगर मैं लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की बात करूं तो वो था लॉर्ड विलियम बेंटिक। कौन? लॉर्ड विलियम
बेंटिक। ठीक है, ये लास्ट था। आपको यहाँ पे नोट्स में बहुत ज़्यादा स्पेस मिलेगा और इन स्पेस के अंदर अगर आपको कोई और क्वेश्चंस दिखते हैं जो मैंने यहाँ पे नहीं कराए, वो क्वेश्चंस आप नोट डाउन कर सकते हैं और रिवीजन के दौरान उनकी रिवीजन ले सकते हैं। तो मैंने बताया लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन था, लॉर्ड विलियम बेंटिक, और यही व्यक्ति आपका पहला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया भी बनेगा। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन बनेगा, वो लॉर्ड विलियम बेंटिक को ही प्रमोट कर दिया गया और बना दिया गया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। यानी इस बंदे की पावर जो है वो एक्सटेंड कर दी है, बढ़ा दी गई है। तो यहाँ पे क्या पावर को बढ़ाया गया है उस चीज को जरा देखिए मेरे साथ में मेरे मित्रों। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने कहा है डिप्राइव द पावर्स ऑफ द गवर्नर ऑफ बंगाल एंड मद्रास। जो आपका गवर्नर था बंगाल का और जो गवर्नर था मद्रास का, उनकी जो लेजिस्लेटिव पावर थी, यानी उनके एरिया में उनके पास जो पावर थी कानून बनाने की, लॉ मेकिंग पावर, वो उनसे छीन ली गई और पावर दे दी गई वो किसे, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को। यानी पूरे भारत की जो पावर है वो इस बंदे के पास आ चुकी है, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के पास, बजाय कि जो आपके प्रोविंशियल गवर्नर या किसी राज्य के गवर्नर थे उनसे छीन के इनको दी गई। तो आई थिंक ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ होगा भाई सेकंड। अब बढ़ते हैं थर्ड पॉइंट पे। थर्ड पॉइंट में इन्होंने कहा है कि जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है उसके पास एक्सक्लूसिव पावर थी पूरे इंडिया की। तो भाई ये पॉइंट मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि किस तरीके से मद्रास और बॉम्बे के गवर्नर की पावर छीन के बंगाल के गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को दे दी गई थी। ठीक है, तो यहां पे हमें ये चीज देखने को मिलेगी। पानी पीते रहो भाई बीच में गर्म। ठीक है, तो ये चीज हमें यहाँ पे देखने को मिलेगी। नेक्स्ट क्या है, अब देखो कंपनी पहले भारत के अंदर व्यापार भी करती थी और भारत के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन भी। और 1784 में उन्होंने क्या कहा, व्यापार अलग बंदे संभालेंगे और आपका एडमिनिस्ट्रेशन अलग। यहाँ पे कंपनी को सिर्फ ये कहा गया ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा कि तुम्हारा काम है सिर्फ और सिर्फ भारत के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन देखना। तो यहाँ पे जो कंपनी है वो प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी के रूप में काम करना स्टार्ट कर देती है। अब व्यापार जो है वो ब्रिटिश पार्लियामेंट अपने आप संभालता रहेगा। ठीक है, जो कौन था, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स उनके साथ में। नेक्स्ट पॉइंट क्या है यहाँ पे, नेक्स्ट पॉइंट ये है कि पहली बार यहाँ पे सोचा गया कि क्यों ना हम इंडियंस को भी सिविल सर्विसेज के अंदर लेके आएं और भारत के अंदर ही सिविल सर्विसेज जो है वो स्टार्ट करा दी जाए। तो यहाँ पे जो इंडियंस को लेके आने का प्लान था सिविल सर्विसेज के अंदर वो कामयाब नहीं हो पाया। रीजन बीइंग क्या था कि जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे ना, उन्होंने इस चीज का विरोध किया। इन्होंने कहा कि जो इंडियंस हैं उनको अभी शामिल नहीं करना चाहिए, इंडियंस इतने कैपेबल नहीं हैं कि वो प्रशासन को संभाल सकें। तो ये सारी की सारी बातें हमें इस एक्ट के अंदर देखने को मिलती हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें जो हैं वो हमें यहाँ पे देखने को मिलेंगी। नेक्स्ट जो काफी इंपॉर्टेंट है, मैं इसको एक बार और स्टार बनाना चाहूंगा कि लॉ कमीशन जो है इसका यहाँ पे गठन किया गया। अब लॉ कमीशन क्यों बनाया गया कि भारत के अंदर जो अलग अलग धर्मों के अलग अलग कानून हैं, जैसे सरिया लॉ मुसलमानों के लिए है, हिंदुओं के लिए अलग से कानून थे, जैसे दलित कुछ कर देता है, किसी को टच कर दे, कुछ सामान उठा ले, तो ऐसे अलग अलग धर्मों के लिए अलग अलग कानून थे, उनमें अलग अलग सजाएं थी अलग अलग क्राइम के लिए। तो उन लॉज को पहली बार लिखा गया और लिखा जाने के लिए क्या चाहिए भाई, एक लॉ कमीशन का गठन करोगे आप। ठीक है, तो इस लॉ कमीशन का गठन किया गया 1833 के अंदर और उन्होंने भारत के अंदर जो लॉज थे उनको क्या किया, कोडिफाई किया, यानी पहली बार उनको लिखा जाने लगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट एक और मैं यहाँ पे ऐड करूंगा, वो पॉइंट ये है कि इसी कानून चार्टर एक्ट ऑफ 1833 में ये बात भी लिखी गई थी कि जो स्लेवरी सिस्टम है और जो सती सिस्टम है उसको भारत से बंद किया जाएगा। तो जो ब्रिटिशर्स हैं उन्होंने अपने ब्रिटेन के अंदर और जितनी भी उनकी कॉलोनीज थी, चाहे कनाडा हो, ऑस्ट्रेलिया हो, न्यूजीलैंड हो, साउथ अफ्रीका हो, ठीक है, उसके अलावा अपना इंडिया हो, तो उन सभी कॉलोनीज के अंदर भी और ब्रिटेन के अंदर भी उन्होंने सती सिस्टम जो है वो खत्म कर दिया था। ठीक है, यहाँ पे भारत में सती सिस्टम बंद करने का श्रेय जो है वो जाता है भारत के गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को, जिसका नाम था लॉर्ड विलियम बेंटिक। अब इस लॉर्ड विलियम बेंटिक की सती सिस्टम बंद करने में मदद कौन करेगा, राजा राम मोहन रॉय।
ठीक है, राजा राम मोहन रॉय जो है वो लॉर्ड विलियम बेंटिक की मदद करेगा सती सिस्टम को बंद कराने में। साथ में यहाँ पे 1833 के कानून में लिखा गया कि स्लेवरी जो है उसको भी अबोलिश कर दो, पर स्लेवरी फाइनली अबोलिश हुई 1843 के अंदर। पर कानून कौन से में लिखी गई है? 1833 के कानून में इस बात को लिखा गया है। सती सिस्टम आपका बंद हुआ 1833 में, तो इस चीज को भी आप ध्यान में रखेंगे। अब आते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड आपकी जितनी भी चीजें थी वो मैंने आपको बता दी। वैसे और भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे यहाँ पे जो क्रिश्चियन मिशनरीज हैं वो भारत में आना स्टार्ट कर चुके हैं 1813 से। इस कानून के अंदर जो चार्टर एक्ट ऑफ 1833 था, इसमें इन्होंने लिखा कि अब जो क्रिश्चियन मिशनरीज हैं या जो यूरोपियंस हैं वो भारत के अंदर आके सेटल हो सकते हैं, सेटल इन इंडिया। इससे पहले वो भारत के अंदर सेटल होने की परमिशन उन्हें नहीं दी गई थी। यहाँ पे कंपनी प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बनती है। ये सारी चीजें हमने यहाँ पे इस एक्ट के अंदर देख ली हैं। तो अब इस एक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके सामने मैं रखने जा रहा हूँ और आप इनका जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। ठीक है, अगर डाउट है किसी क्वेश्चन में आपको तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। इसमें पूछा गया है कि व्हेन वॉज स्लेवरी अबोलिश इन इंडिया। तो अगर स्लेवरी अबोलिश की बात करें तो ये तो हुई थी आपकी, मैंने अभी रिसेंटली बताया है 1843 में। अगर वो ये पूछ लें कि कौन से एक्ट के अकॉर्डिंग स्लेवरी अबोलिश करी गई है या 1843 ना दिखे तो हम क्या ऑप्शन लगाएंगे? तो हम ऑप्शन लगाएंगे ऑप्शन नंबर 1। तो इस एक्ट के अकॉर्डिंग थी, पर ईयर की पूछें तो इस ईयर में आपकी स्लेवरी अबोलिश करी गई इंडिया में। अब बढ़ते हैं मेरे भाइयों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पीडीएफ के लिए मैं बता चुका हूं आपको, बारी बारी रिपीट करता हूं इस बात को ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। तो टेलीग्राम पे जाके सर्च करें एग्जाम टॉक्स, या व्हाट्सएप या फिर इंस्टा पे, आप वहां से आप इस क्लास की पीडीएफ ले सकते हैं। क्वेश्चंस भी होंगे, नोट्स भी होंगे, बनाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ रिवीजन और सिलेक्शन। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, हु अबोलिश सती एंड स्लेवरी। किसने भारत में सती सिस्टम और स्लेवरी सिस्टम बंद करने का प्रयत्न किया या किया? तो स्लेवरी जो सिस्टम है उसको बंद किया था उस समय के आपके वॉइसरॉय ने, सॉरी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ने, जिसका नाम था ऑप्शन नंबर डी वाला, यानी लॉर्ड विलियम बेंटिक, जो कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना। और मेरे हिसाब से भाई इस बंदे ने अच्छे रिफॉर्म्स किए हैं, अच्छे सुधार जो हैं वो किए हैं भारत के समाज के अंदर। किसकी मदद से किया? तो मदद ली इसने राजा राम मोहन रॉय की। अब इस राजा राम मोहन रॉय को राजा किसने कहा? तो इसको राजा कहा किस बंदे ने? भारत के शहंशाह या शहंशाह हिंदुस्तान, जिसका नाम था अकबर सेकंड। ठीक है, अकबर सेकंड ने इसे ये राजा का टाइटल दिया था। अब बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। आप स्क्रीन के सामने ये आ चुका है भाई। थर्ड क्वेश्चन में इन्होंने कहा है किस एक्ट के अकॉर्डिंग इंडियन लॉज को कोडिफाई किया गया? तो किस एक्ट के अकॉर्डिंग? तो एक्ट था आपका चार्टर एक्ट ऑफ 1833। इस एक्ट के अकॉर्डिंग आपका इंडियन जो एक्ट है, इंडियन लॉज हैं, उनको पहली बार लिखा गया था मेरे भाइयों। अगर इसमें कोई डाउट तो पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, कि जो लेजिस्लेटिव पावर है किसकी? बॉम्बे की और मद्रास के गवर्नर्स की, वो उनसे छीन ली गई। कौन से एक्ट के दौरान? यहाँ पे जो सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर है वो हमें 1833 के अंदर देखने को मिलता है। तो यहाँ पे 1833 के अंदर जो है वो लेजिस्लेटिव पावर उनकी छीन ली गई थी, बॉम्बे की और मद्रास की। ठीक है, यहाँ पे ये आई थिंक हो चुका है आपका। अब आते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। जवाब देने का कोशिश करें कमेंट में, उसके बाद हम देगा रहे जवाब। ठीक है, नेक्स्ट है कंपनी जो है वो प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बनी किस एक्ट के अकॉर्डिंग? तो प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बनी ये आपकी चार्टर एक्ट ऑफ 1833 के अंदर। एडमिनिस्ट्रेशन करने का काम इनको कहा गया। यहाँ पे जो सेंट्रलाइजेशन है पावर का वो हमें पूर्ण रूप से देखने को मिलेगा। तो इस चीज को आप ध्यान में रखेंगे। और जैसा कि मैं बारी बारी आपको बता चुका हूं, टेलीग्राम, व्हाट्सएप और इंस्टा पे जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरे भाइयों। उससे आपको ही बेनिफिट होगा, मुझे कोई बेनिफिट नहीं होने वाला, क्योंकि आपको नोट्स मिलेंगे, वहां पे आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। उन क्वेश्चंस को रिवाइज करोगे तभी तो ऑफिसर बनोगे। सिलेबस अकेला मैटर नहीं करता, आपका मैटर करता है कि आपने
प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस या इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कितने प्रैक्टिस किए हैं? क्या आपने एग्जाम पैटर्न को समझने का प्रयत्न किया है? क्या एग्जाम पैटर्न को समझने की कोशिश आपने करी है? अगर इस चीज़ को आप समझते हैं तो डेफिनेटली आप क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप मान लो सिलेबस बहुत सारा करके जाते हो और आप एग्जाम पैटर्न नहीं समझते, तो अगर आप एग्जाम पैटर्न नहीं समझते ना मेरे भाई, तो समझो आप गए, ठीक है, तो आप गए, क्योंकि बिना एग्जाम पैटर्न के भाई कुछ नहीं होने वाला। सबसे ज़रूरी है एग्जाम पैटर्न समझना। और सीधी सी बात है, चैनल आपका अपना चैनल है, इसको सब्सक्राइब जरूर करें अगर आपको चीज़ें समझ आती हैं तो। अगर नहीं आती तो आप इसको ना सब्सक्राइब करें, ठीक है। मैं तो स्पष्ट भाषा में आपको बता देने वाला हूँ ये बात, क्योंकि बेनिफिट होगा तभी फ़ायदा है किसी चीज़ को सब्सक्राइब करने का या उस बंदे की हेल्प करने का। अगर बेनिफिट नहीं हो रहा तो मेरे हिसाब से नहीं करना चाहिए। तो मिलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।